Hello everyone, welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ आरती मलिक। तो आज हम जो है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर अगले वाला देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स देखे थे कुछ कुछ की वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, ऑक्टेट रूल देखा था। मतलब हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन करते हैं और उसकी क्या क्या थ्योरीज है, उसकी स्ट्रक्चर को या ज्योमेट्री को कैसे डिटरमाइन करते हैं। मतलब सेंट्रल एटम और उसके अराउंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज होंगे, कितना बॉन्ड एंगल होगा, कैसी ज्योमेट्री होगी, कैसी शेप होगी, ये सब डिटरमाइन करने के लिए जो जो थ्योरीज दी गई हैं हम स्टेप वाइज वही वही थ्योरीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑक्टेट रूल देख लिया था, उसके बाद हमने देखा था ऑक्टेट रूल के बाद लुईस ऑक्टेट रूल के बाद हमने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन देखा और फिर वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्ड पेयर होंगे और जो लोन पेयर होंगे उनके बीच में रिपल्शन ही डिटरमाइन करता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या फिर उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो हमने इसमें क्या देखा था एसपी हाइब्रिडाइजेशन हमने लास्ट में देखा था कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मॉलिक्यूल की क्या क्या शेप और ज्योमेट्री हो सकती है। एसपी में दो कंडीशन हो सकती है। एसपी एसपी मतलब स्टेरिक नंबर क्या होगा, यानी कि जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए तो वो होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आपको देखना होता है हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर क्या है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को निकालने के लिए। स्टेरिक नंबर क्या होगा, जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं वही उसका स्टेरिक नंबर है। जैसे sp कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, दो, एक s और एक p, तो इसका स्टेरिक नंबर हुआ दो। अब दो स्टेरिक नंबर का मतलब है कि दो कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि सेंट्रल एटम के अराउंड कोई भी आपका सेंट्रल एटम है ए, इसके अराउंड दो आपके बॉन्ड पेयर या लोन पेयर होंगे। तो स्टेरिक नंबर 2 के केस में दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो दोनों बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर, या फिर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। यहाँ पे हमने देख लिया था लास्ट टाइम कि अगर लोन दोनों के दोनों स्टेरिक नंबर में यानी कि दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो आपकी शेप जो होगी उस मॉलिक्यूल की लीनियर होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसके एग्जाम्पल ये थे, हमने इनमें से एग्जाम्पल देखा था। और अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है तो भी शेप लीनियर होगी। इसमें हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा था। नॉर्मली क्या होता है, क्या रूल है कि एक हमने लास्ट टाइम टेबल देखी थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो शेप जैसे लीनियर होती है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो tbp ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस टेबल में हाइब्रिडाइजेशन के सामने उसकी शेप दी गई है और सामने दिए गए एंगल्स कितने कितने होते हैं। ये आइडियल सिचुएशन में होता है, मतलब जब स्टीरिक नंबर आप कैलकुलेट करेंगे और उसमें सबके सब बॉन्ड पेयर हो, यानी कि सेंट्रल एटम ने जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं वो सभी क्या करें, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, लोन पेयर जीरो हो, तब शेप सेम एज इट इज होगी जैसा कि इस टेबल में दिया गया है। जैसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ, एक s, तीन p और एक d, कितने हुए, 5। तो स्टेरिक नंबर हुआ 5, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 स्टेरिक नंबर में अगर 5 के 5 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप होगी tbp। लेकिन अगर 5 बॉन्ड पेयर में से कंडीशन ये भी सिचुएशन हो सकती है कि 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, या फिर 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो उस कंडीशन में शेप को, मॉलिक्यूल की या ज्योमेट्री को कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे देख रहे थे। sp का केस हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब सारे बॉन्ड पेयर हो, जब कुछ बॉन्ड पेयर हो, कुछ लोन पेयर हो, तो कैसे ज्योमेट्री में चेंज आता है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे लोन पेयर जो है सेम टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स घटते जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल का क्या होता जाता है, बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल के अंदर छोटा होता जाता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे बॉन्ड एंगल पे किस किस चीज़ का फर्क पड़ता है, कैसे बॉन्ड एंगल निकालते हैं।
नेट के एग्जाम में बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चन आता है कई बार, और शेप से तो कोई ना कोई आपको मॉलिक्यूल मिल ही जाएगा जिसकी शेप पूछी होगी एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो शेप किसी भी मॉलिक्यूल की डिटरमाइन करने के लिए आपको स्टीरिक नंबर सबसे पहले देखना है कि स्टीरिक नंबर क्या है, उसके बाद देखना है कि उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर कितना हुआ, एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, एक s और दो p मिक्स हुए और बने कितने, 3 नए ऑर्बिटल। तो स्टीरिक नंबर कितना हुआ, 3, क्योंकि 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं, एक s दो p यानी कि टोटल 3। स्टीरिक नंबर 3 में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन, जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो। पहली कंडीशन आइडियल कंडीशन होती है, जब सारे बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर क्या हो, 0। तो जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है, तो फिक्स है कि ज्योमेट्री जो होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। इसका एग्जाम्पल है बोरोन के जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं, बोरोन के ट्राई हैलाइड्स, एल्यूमिनियम के और कार्बोकैटायन जो होता है, कार्बोकैटायन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बोकैटायन कब बनता है, जब कार्बन से एक बॉन्ड इस तरीके से टूट जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है हेट्रोलाइटिक जब फिशन हो, यानी कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कोई दूसरा एटम ले जाए, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है जो ज़्यादातर रिएक्शंस के बीच में बनते हैं बहुत कम टाइम के लिए, वो होते हैं इंटरमीडिएट्स। तो पहली कंडीशन है, और इसके एग्जाम्पल ये सब है, इनमें से कोई एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये होगी जब दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। अगर ऐसी सिचुएशन है, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तब ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहेगी ज्योमेट्री, तब ज्योमेट्री होगी बैंड या वी शेप। इसको कहते हैं बैंड या वी शेप। इसके एग्जाम्पल है NO2, SnCl2, SO2, ये सब। तो चलिए इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको कार्बोनेट आयन जैसे कि किसी ने दे दिया है, कार्बोनेट आयन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, प्लस इसकी ज्योमेट्री देखनी है कि क्या होती है। तो सबसे पहले देखना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेंट्रल एटम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वो एटम देखिए जो मिनिमम नंबर में है, यानी कि जिसकी संख्या सबसे कम है। दूसरा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, सेंट्रल एटम की साइड एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तीसरा रूल था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं। तो इसके केस में क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन 3 है, एक कार्बन है, तो दैट मीन्स कार्बन ही क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम होगा। तो सबसे पहले लिख लेना है सेंट्रल एटम कार्बन। उसके बाद क्या करेंगे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4। तो आउटर मोस्ट होता है ये वाला बाहर वाला शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बना देने हैं। सेंट्रल एटम को फाइंड करके उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ बनाइए। अब क्या है, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और ऊपर क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, ये कैसा है, आयन है, कार्बोनेटिक आयन होता है। कुछ होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आप नॉर्मली निकाल सकते हो, लेकिन आयंस में क्या है, चार्ज दिया हुआ है। अब चार्ज किसके ऊपर आएगा, 2 नेगेटिव, किसके ऊपर लिखा जाए, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो किसी भी दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा दीजिए, माइनस चार्ज। ओके, अब ऑक्सीजन की हिस्ट्री देखनी है। ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 2 6। तो इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, तब कहानी थोड़ा अच्छे से समझ आएगी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, 2 4 6, 2 3 4 5 6,
2 4 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं और ये वाली जो 2 ऑक्सीजन हैं इनके ऊपर एक माइनस चार्ज है। एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया हुआ है पहले से। तो 6 ये वाले हुए इनके अपने और एक जो लिया हुआ है, टोटल कितने हुए 7। 7 पूरे हो चुके हैं इस वाली के। इसके भी कितने हो चुके हैं 7। इसके कितने हैं 6। तो जिसके 7 कंप्लीट हो चुके हैं वो कितना बॉन्ड बनाएगा 1। इस वाले के भी 7 7 ये और एक ये बॉन्ड, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ये वाला ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा 1, क्योंकि इसके भी पहले से 7 है तो इसके भी कंप्लीट हुए। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएगा 2। ठीक है, वो ऑक्सीजन जिसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, वो 2 बॉन्ड बनाएगा। जिसके ऊपर एक माइनस चार्ज है वो एक बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनल जो है कुछ ऐसी जो है इसकी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये तरीका हुआ कि आप कैसे निकाल सकते हो कि चार्ज किसके ऊपर लगाना है और कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ यूटिलाइज हुए हैं। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों यूटिलाइज हो गए, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। कार्बन के पास कोई लोन पेयर अब नहीं बचा है। ठीक है अब क्या है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये सिग्मा ये पाई। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को नहीं देखते। हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जितनी भी थ्योरीज ये हम पढ़ रहे हैं या आगे भी पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर हुई, वीबीटी हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एमओटी हुई, ये सब सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन को। पाई बॉन्ड से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो पाई बॉन्ड को हमें यहाँ अवॉइड करना है, पाई बॉन्ड के बारे में नहीं देखना। हमें देखना है सिग्मा बॉन्ड कितने बने, कितने सिग्मा बने, 1 2 3, 3 सिग्मा। टोटल सिग्मा सेंट्रल एटम के चारों तरफ देख लीजिए, सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बनाए हैं। तो लोन पेयर कोई भी नहीं है, 3 सिग्मा है, मतलब स्टीरिक नंबर हुआ 3। जितने सिग्मा प्लस लोन पेयर वही उसका स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर हुआ 3, 0 लोन पेयर। तो केस कौन सा है ये, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। और इस केस में रूल हमारा क्या कहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 3 स्टीरिक नंबर मतलब हुआ sp2। या फिर ऐसे कीजिए, कहीं से भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शुरू करना है। हर एक सिग्मा को नंबरिंग देते जाइए, ऐसे s, इसको p, इसको p, तो क्या आया sp2। ये सबसे इजी मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कि सेंट्रल एटम के पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, पाई बॉन्ड को, फिर सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, लोन पेयर देखने हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही देखना है, पाई बॉन्ड को नहीं देखना। फिर कहीं से भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शुरू करना है नंबरिंग। इसको, इस वाले सिग्मा को हमने एस दी, इस वाले को पी, इस वाले को पी, और कोई बचा नहीं, तो कितना आया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जब 0 लोन पेयर, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री होगी कौन सी, टीबी ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे, ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल मतलब 3 कोनों वाली, और प्लेनर मतलब जो सारे के सारे एटम, ये जितने भी 4 एटम है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, सारे एक प्लेन में है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेनर। एक प्लेन में जब सारे एटम हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो मॉलिक्यूल होता है प्लेनर। तो ये प्लेनर है। अब जब हम आगे रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज और देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है एग्जैक्ट, वो हमें नहीं पता, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और 2 माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या पता कि किस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और किसके ऊपर नहीं है। तो इसको बनाते हैं ऐसे, हमें नहीं पता कि कौन सी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है और कौन सी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया है। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, बाहर 2 माइनस, ब्रैकेट के अंदर बाहर 2 माइनस, और डबल बॉन्ड को सभी पे पार्शियली दिखा देते हैं।
ऐसे कार्बन था यहाँ पे, ये ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड सभी के ऊपर, मतलब डबल बॉन्ड जो है क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। आप इसकी कितनी सारी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये डबल बॉन्ड इस वाली ऑक्सीजन पे दिखा सकते हो, यहाँ पे माइनस, डबल बॉन्ड को रोटेट किया, पहले इस पे था फिर इस पे आया, अब क्या हुआ, अब इस वाले पे आया। तो इस तरह से इसकी 3 स्ट्रक्चर बन सकती है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। जब एक मॉलिक्यूल आयन किसी की भी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बने तो उसको कहते हैं हम रेजोनेंस। डबल बॉन्ड का घूमना पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। रेजोनेंस जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे ये। तो इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब 3 स्ट्रक्चर इसकी बनती है, तीनों को मिला के। डबल बॉन्ड क्योंकि रोटेट कर रहा है कभी यहाँ कभी यहाँ, तो पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों ऑक्सीजन पे और बाहर 2 माइनस चार्ज, क्योंकि हमें नहीं पता है किस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और किस ऑक्सीजन के साथ माइनस चार्ज है। तो ये हुई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ऐसे हम इसको शो करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो ये गलत होगा, हमें नहीं पता कि किस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। फाइनली स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये रेजोनेंस में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये आई है ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो ये केस था कौन सा, जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो। जब लोन पेयर है ही नहीं, सारे बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो बहुत आसान है, जो आइडियल स्ट्रक्चर होनी चाहिए उस हाइब्रिडाइजेशन में वही होगी। जब लोन पेयर आ जाए तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, उस चीज को ध्यान देके फिर निकाल के देखना है कि क्या आएगा। तो अब हम अगले आयन की देखते हैं स्ट्रक्चर, अगला एग्जांपल, दैट इज NO3 नेगेटिव। आयंस के केस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपको कुछ ध्यान नहीं देना, सीधे निकाल देना है। आयंस के केस में बस ये देखना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो आप किस एटम के ऊपर लगाओगे। ओके, क्योंकि उसी की बॉन्डिंग फिर चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मल जितने बॉन्ड बनाता है उससे कम या ज्यादा बनाएगा। तो नाइट्रेट आयन का देखते हैं, NO3 नेगेटिव ये है, सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है और क्या है कि नंबर में भी ये कम है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 2, 3, 4, 5। कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6। ठीक है, अब एक नेगेटिव है तो किसी भी एक के ऊपर क्या कर रहा है, नेगेटिव मतलब माइनस चार्ज लगा देना है। मैं इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लगा रही हूँ, किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हो क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट है। तो इसके ऊपर मैंने माइनस लगाया तो 6 इसके इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव चार्ज, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा ये वाला ऑक्सीजन, और बाकी के कितने बनाएंगे, 2। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ यूटिलाइज किए बॉन्ड बनाने में, 2 इसके साथ, 1 इसके साथ, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे। 5 के 5 उसने क्या किए, यूटिलाइज किए। तो क्या होता है कि अब इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई भी क्या नहीं बचा है, लोन पेयर नहीं बचा है। नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड नहीं बनाती कभी भी, 3 बनाती है। ये हम आगे एक बार जब नाइट्रोजन की फैमिली पूरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे मैंने बना दिए, ये कुछ ऐसा होगा, इसको सही कर देते हैं। ये वाला बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन 5 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाती, या 4 सिग्मा या एक ऐसे नहीं बनाती है, 3 बॉन्ड बनाएगी। उसके बाद चौथा बॉन्ड जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये क्यों होता है, इसकी वजह ये होती है कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 2, 5, 2s2 और 2p3, ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन।
2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक कोई दूसरा होगा। तो क्या है कि इसके पास ये 2s है, ये 2p है और 2d नहीं होता है। तो 5 बॉन्ड तब बन सकते हैं जब ये अनपेयर होके यहाँ कहीं जाए, बट ये अनपेयर होके कहाँ जाए? p में तो स्पेस ही नहीं है, p के तो क्या है, सब में एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, अगर p में वापस जाएगा फिर क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो 5 बॉन्ड बनने के लिए इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके लिए इसका अनपेयर होना जरूरी है, बट ये अनपेयर होके d में नहीं जा सकता। ठीक है तो क्योंकि 2 में d होता ही नहीं है, तो यहाँ से एक एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड, ये वाले लोन पेयर यूज होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बताया था क्या होता है, जब शेयर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा दूसरे का, लेकिन जब वो पूरा पेयर कोई एक ही एटम डोनेट करे, एक ही एटम दे पूरा पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड उस केस में बनता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन जो है कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाती, 3 ये बनाएगी प्लस एक क्या बनाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, 5 नहीं होती, इसीलिए NF क्या होगा, NCl5 नहीं मिलेगा, PCl5 मिलता है, क्योंकि फॉस्फोरस के केस में 3D आ जाता है। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम इसके जैसा होगा, बट उसमें क्या होगा 3s2 3p3, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p3 और 3d0। तो ये यहाँ से अनपेयर होके 3d में जा सकता है, क्योंकि 3 वाले शेल के पास d ऑर्बिटल होता है, 2 वाले के पास नहीं होता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नहीं बनाता 5, तो ये रीजन है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इस ऑक्सीजन के साथ। ओके अब वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे जो हम कर रहे थे क्या केस हुआ ये, इसमें भी तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। इसमें क्या होगा, ये हुआ आपका, इसको भी सिग्मा लेंगे, कोऑर्डिनेट को भी, ये सिग्मा, ये पाई और ये भी सिग्मा, 1 2 3 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, spp, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 के 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर सेम कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये होगी इसके स्ट्रक्चर। ओके तो नाइट्रेट आयन की नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर हमने देख ली, पहली कंडीशन देख ली जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जब लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये एग्जांपल देखते हैं हम SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले देखना है सेंट्रल एटम है सल्फर। ठीक है, सल्फर कौन सी फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स का आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरी फैमिली का, मतलब सबका अलग अलग याद नहीं करना है, फैमिली पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन की फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको पता होगा अगर जो कार्बन का आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वही उसकी पूरे फैमिली मेंबर्स का होगा, जो नाइट्रोजन का है वही क्या होगा, उसके पूरी फैमिली का होगा। तो इससे अलग अलग नहीं याद रखना पड़ेगा, फैमिली याद रखिए कि कौन किस में आता है। ठीक है तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है सल्फर। सल्फर का क्या होता है, सल्फर के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑक्सीजन के हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन पे जानने की जरूरत नहीं, ये पता होना चाहिए कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए। कितने, 6, और कितनी ऑक्सीजन है, 2, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के ड्रॉ कीजिए ऑक्सीजन के पास भी 6,
ऑक्सीजन सल्फर दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, दोनों के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों दो दो बॉन्ड बनाते हैं, कोई चार्ज नहीं है किसी के भी ऊपर, सबके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को कितने कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे 6, तो 2 बॉन्ड बने, यहाँ भी 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 ये बॉन्ड वाले, टोटल 8 हुए, इसके भी, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुई। अब बाकी ऑक्सीजन नहीं बचा है, कोई बॉन्डिंग के लिए बचा ही नहीं है, तो इसके पास ये वाला जो लोन पेयर है, लोन पेयर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट का वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको कहते हैं लोन पेयर। ओके, तो लोन पेयर इसके पास एक बचा, 2 इसने ये डबल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड में मैं बता चुकी हूँ पहले ही, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई, तो ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा, कोई भी सिग्मा, ये जरूरी नहीं पहले को सिग्मा दो दूसरे किसी को भी दे सकते हो, पहला सिग्मा ये पाई, ठीक है, और ये हुआ आपका लोन पेयर। ओके, तो इसमें क्या कंडीशन है, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, या फिर हम कह सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये कंडीशन है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे निकालना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, सिग्मा को और लोन पेयर को नंबरिंग देते हुए, जैसे इसको हमने एस कह दिया। दूसरे कलर से देखते हैं, अगर हमने इसको बोला एस, इस वाले लोन पेयर को हमने एस बोला, इसको कह दिया पी और इसको पी, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, sp2 जिसमें कि क्या है 1 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो हो जाती है मॉलिक्यूल की वो हो जाती है बेंट। बेंट कैसी होगी, सल्फर सेंट्रल एटम, ये हुआ ऑक्सीजन और ये हुआ लोन पेयर, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री देखते हैं तो लोन पेयर को उसमें नहीं देखते, अगर इसको नहीं देखे यहाँ से तो ये इतना क्या दिखाई दे रहा है, ये वी शेप लग रहा है, इसको ना देखे तो ये लग रहा है वी शेप, तो इसको कहते हैं वी शेप या बेंट ज्योमेट्री। जहां पे भी ऐसी ज्योमेट्री बने, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना होता है जब स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के टाइम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सब देखने हैं, जब स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री देखनी है तो सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है। तो क्या है कि लोन पेयर नहीं देखते क्योंकि ये क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है बस, कोई बॉन्ड नहीं बना है, कोई एटम नहीं है इसके आसपास, तो स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे, तो ये वी शेप या फिर बेंट शेप होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर लोन पेयर एक और भी होता तो भी ये, और बॉन्ड पेयर 2 ही होते तो भी ये क्या होता, वी शेप होता, जैसे वाटर के केस में होता है, आगे देखेंगे वाटर का एग्जांपल। तो ये हुआ आपका SO2 की, SO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री इसकी हुई वी शेप या फिर बेंट। क्लियर है? जब आप हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ आएगा, इतना लंबा प्रोसेस कुछ भी नहीं करना होता, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें sp2 आ गया, 1 लोन पेयर है तो ऐसी शेप होगी, 2 लोन पेयर है तो ऐसी होगी। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना है बस, जितने हो सके उतने मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट निकाल के देखिए, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस करने से चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी, कोई रूल कुछ भी याद नहीं करना होता, बस प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। मैथ्स की तरह है ये जो मैं लिखवा रही हूँ कि ये स्टीरिक नंबर निकालो, ये करो वो करो, ये सब क्या है, एक बार ही देखना है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स उठाने हैं, 2-4 में आप ये रूल्स अप्लाई करोगे, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे निकल जाता है, ये चीज़ें खुद से याद हो जाएंगी। तो कुछ भी इसमें रटने जैसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्या होगी, दिमाग में सेव हो जाएंगी। तो एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है बल्कि स्पीड भी क्या करनी है, ज़्यादा रखनी है, मतलब जल्दी से फटाक से सॉल्व करना है। जैसे SO2 किसी ने दे दिया तो आपको देखते ही क्या कर देना है, सल्फर, अच्छा सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बने और 1 बचा लोन पेयर। ओके, तो sp यानी कि sp2 में 1 लोन पेयर मतलब बेंट, इतना स्पीडली क्वेश्चन करना है,
एग्जाम के अंदर। अभी इतना नहीं करना कि तो इतनी स्पीड लेके आनी है, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक देखते ही ना समझ आ जाए अच्छा इसके अंदर ये होगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस जो है, 3 कंडीशंस बनती है। जब एक 0 लोन पेयर हो, जब 1 लोन पेयर हो, जब 2 लोन पेयर हो, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आते हैं जिनकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या करनी है, एग्जाम में आ सकती है और निकाल के देखनी होती है। ओके, तो देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस। और इसमें पहली कंडीशन है, सबसे पहले क्या देखना है, स्टेरिक नंबर sp3 में कितना होता है, 4। एक s और 3 p ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे, एक s 3 p ऑर्बिटल मिक्स होकर जब 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो वही हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर 4 हुआ क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं वही उसका स्टेरिक नंबर होता है। स्टेरिक नंबर 4 हुआ मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 कुछ है, चाहे वो बॉन्ड पेयर है, चाहे वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है। अब हमें देखना है कि उसके अंदर कंडीशन क्या क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो मैंने क्या बताया, आइडियल टेट्राहेड्रल। sp3 के केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो कि किसकी है, CH4 की। CH4 का एग्जांपल पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। CH4 की आइडियल इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 और 109 डिग्री 28 मिनट का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सारे के सारे बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ना बचे, जितने उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं सबको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब क्या होगा, लोन पेयर आने लगे, 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, 1 लोन पेयर हो जाए तो पिरामिडल शेप होगी। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर हो तो एंगुलर या फिर वी शेप या फिर बेंट, ठीक है, जो पहले भी आया था बेंट। जब 2 बॉन्ड पेयर बच जाए तो बेंट शेप हो जाती है। तो अब इनके एग्जाम्पल जो है एक एक डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी चेंज होता जाता है। नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट sp3 ही अगर हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन बॉन्ड एंगल उसका क्या हो सकता है, उससे कम हो सकता है अगर उसमें लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम इनको एक एक इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं SiF4, ठीक है, SiF4 एग्जांपल देखते हैं। अब हम देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल है SiF4, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें सेंट्रल एटम आपका कौन सा होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, कौन सी फैमिली का मेंबर है, कार्बन वाली का, ठीक है। तो कार्बन फैमिली का मेंबर है तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिलिकॉन के 4 होंगे जो कार्बन के में होते हैं। जो कार्बन का आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वही सिलिकॉन का होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन एटम है, 4 फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ओके, 2 4 6 और 1 7। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड बनाना है क्योंकि 8 कंप्लीट करने हैं, तो एक एक बॉन्ड बनाएगा इधर, एक बनाएगा इधर। तो सिलिकॉन के 4 के 4 क्या हुए, इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, 4 के 4 ऑर्बिटल ने बॉन्ड बना लिए। कोई भी लोन पेयर इसके पास नहीं बचा है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन यहीं से निकाल सकते हो, ये होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको बनाने के बाद क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो बॉन्डिंग।
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते ही जैसे एस पी पी और पी, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे सबको नंबरिंग दी तो क्या आया sp3। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आया है sp3, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब आइडियल ज्योमेट्री होगी जो कि टेट्राहेड्रल में होती है, एंड दैट इज क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये होगी, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, बॉन्ड एंगल कितना होगा वो हम जब बॉन्ड एंगल को पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल के ऊपर किस किस चीज का इम्पैक्ट होता है वो तब डिस्कस करेंगे। तो इसकी ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल। कौन सा केस था ये, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो प्लस 0 लोन पेयर हो, तो ये केस था ये वाला। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला एग्जांपल देखते हैं अमोनिया का, NH3। NH3 का केस देखते हैं। अमोनिया, अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हमने कितना अभी देखा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके चारों तरफ 3 हाइड्रोजन बनाइए। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, एक इसके पास बचा लोन पेयर, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज हुए, एक लोन पेयर बचा। ओके, तो अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखना है अगर आपको, तो कैसे देखेंगे, एस पी पी पी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, तो क्या कहते हैं, अगर एक लोन पेयर आ जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, 4 में से टोटल स्टेरिक नंबर कितना था, 4, 3 और 1 4, टोटल स्टेरिक नंबर है 4, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। ओके, पिरामिडल, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक इसके सर पे लगा दीजिए लोन पेयर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तब लोन पेयर को काउंट करते हैं, देखते हैं लोन पेयर को, जब स्ट्रक्चर देखते हैं तब नहीं देखते। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं तो कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है पिरामिड जैसा, ऐसे, ये पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा, ये इसके 3 कॉर्नर, तो ये कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, पिरामिड जैसी, तो इसको कहते हैं पिरामिडल। ओके, तो लोन पेयर को डिलीट नहीं करना है, बस उसको देखना नहीं है। ये हुई, तो आइडियल CH4 के केस में बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का, इसके केस में घट के रह जाता है 105 डिग्री। ठीक है, क्यों घट जाता है, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर आ गया, तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, लोन पेयर में रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर में, ये वेस्पर थ्योरी कहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर आ गया है, CH4 के केस में सारे बॉन्ड पेयर थे, रिपल्शन कम था, तो बॉन्ड पेयर, ये हुआ लोन पेयर और ये हुआ बॉन्ड पेयर, ये वाला, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन, यहाँ भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन, ऐसे ही इसके साथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, तो 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन हुए, उसकी वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर से दूर जाएंगे और ये आपस में पास पास आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन कम होता है, ये वाला ज्यादा होता है, तो बॉन्ड पेयर आपस में पास पास आ गए हैं,
लोन पेयर से दूर भागने के लिए, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। रिपल्शन को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? अगर दो चीज़ों के बीच में रिपल्शन है तो उनको दूर ले जाओ। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे उनका रिपल्शन मिनिमम होगा, वही क्या होगी? स्टेबल होगी। तो ये स्टेबिलिटी अटेन करता है कितना? 105 डिग्री पे। तो इसका बॉन्ड एंगल ये होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल लोन पेयर में नहीं देखा जाता, दो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल, ये है ना बॉन्ड पेयर, एक ये इनके बीच का एंगल, एक ये इनके बीच का एंगल, एक ये, तो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल होता है बॉन्ड एंगल। तो इसके केस में क्या है? ये 105 डिग्री है। ओके, तो अब हम देखेंगे अमोनिया का केस। हमने देखा अमोनिया का बॉन्ड एंगल 105 डिग्री और ज्योमेट्री कैसी हुई? पिरामिडल, पिरामिड जैसी शेप दिखती है, मैंने अभी बताया। तो ज्योमेट्री हुई है इसकी पिरामिडल। ये केस था हमारा जब 3 लोन पेयर और क्या हो? एक बॉन्ड पेयर हो। अब हम अगला केस देखेंगे जिसके अंदर 2 लोन पेयर आ जाए। ओके, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम इसका अगला केस देखेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।